सेकेंड यूनिट का ये जो चैप्टर है, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं अर्थ के ह्यूमन के साथ, उनके बदलते जो रूप हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव जो विषय है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा जो भौगोलिक पर्यावरण है वह मानव पर क्या प्रभाव डालता है। बेसिकली जो लिखा हुआ है इसको एक साधारण शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भौगोलिक पर्यावरण की बात करें तो भौगोलिक पर्यावरण में हमें किन किन को शामिल करेंगे। तो भौगोलिक पर्यावरण का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स, विभिन्न प्रकार के तत्व जो मानव पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम पर्वतों की बात करेंगे, यहाँ पर वैसे दे रखा है। हम भू आकारों की बात करेंगे कि जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं भू आकार के अंतर्गत आपके पर्वत, पठार, मैदान, बेसिकली तीन को लिया जा सकता है। झीलों को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो हम एक एक करके जैसे कि आप समझने का प्रयास करें कि भू आकार में हम पर्वत की बात करते हैं। पर्वत है वो मानव पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। पर्वतों के प्रभाव के कारण वहां के लोगों की सभ्यता, संस्कृति, सोचने समझने के ढंग, सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं तो उसके अंदर उसके रीति रिवाज भी इसके शामिल है। वेशभूषा, खान पान, केवल पर्वत का नहीं सभी का हम इसी प्रकार से देखें कि सभी का जो प्रभाव है वो मानव पर रहता है। वह हर प्रकार से अपने आसपास के स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है। हम मिट्टी का एक उदाहरण देखें कि जो मिट्टियां हैं कहीं पर हमें लाल रंग की मिलती है, कहीं पर हमें मिट्टियां काले रंग की मिलती है। तो क्या कारण है? तो इसके पीछे कारणों की अगर खोज करें तो हम पाएंगे कि ये जो मिट्टियां हैं वे वहां पर पाए जाने वाले जो भू आकार पर्वत है, पथरीली जगह है, उसके क्षरण के माध्यम से बनी। तो जहां पर पीले रंग के पर्वत या पीले पत्थरों वाले पर्वत मिलेंगे वहां पर मिट्टी भी आपको पीले रंग की मिलेगी। बारिश ज्यादा होती है वहां पर आपको मिट्टी थोड़ी सी गीली और आर्द्रता युक्त मिलेगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है वहां पर आपको मिट्टी एकदम भुरभुरी सी, हाथ में लेते ही बिखर जाए इस प्रकार की मिलती है। तो हर जगह की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेगी। हर प्रकार की मिट्टी में आपको वहां पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार उनकी आर्थिक क्रियाएं जो उन पशुओं पर या उस जमीन पर निर्भर रहने वाले मनुष्य हैं उस पर भी भू आकारों का प्रभाव पड़ता है। यानी पर्वतों पर आर्थिक क्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और मैदानों और मरुस्थलीय क्षेत्रों या पठारी क्षेत्रों में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं आपको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो ये जो अंतर होता है, यानी ये जो प्रभाव रहता है, यानी उसकी जो आर्थिक क्रिया है उस पर उस जमीन का, जिस जमीन पर वो निवास करता है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर हम जलवायु की बात करेंगे। तो जलवायु है तो जलवायु का किस प्रकार से प्रभाव रहता है, जलवायु, फिर उसके बाद जलाशय, ये करके ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक पढ़ेंगे मानव की क्रियाओं पर प्रभाव। यहाँ पर तीन दे रखे हैं आपको। तो आपका भू आकार देख रखा है, क्लाइमेट दे रखी है, और जो वाटर बॉडीज जो है उनका किस प्रकार से प्रभाव रहता है। इंग्लिश में देखना चाहे तो भी देख लीजिए। मिनट अभी तक काफी जुड़े नहीं है तब तक मैं आपको रोक के रखा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स,
लैंडफॉर्म्स, पर्वत पठार मैदान, क्लाइमेट्स एंड वाटर बॉडीज। क्या प्रभाव इनका रहता है, उसी को हम देखते हुए पीपीटी एक बनाई है मैंने स्लाइड, के बारे में हम देखते जाएंगे और समझते रहेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। इसी को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे हम क्या करने वाले हैं। काफी बड़ी सीट है, थोड़ा सा घुमाता हूँ ताकि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए। अगर स्क्रीनशॉट में आ रही है तो आप ले सकते हैं। जो वीडियो वाला जो पेन है उसको छोटा कर लीजिए। मानव भूगोल के अंतर्गत आपकी दूसरी यूनिट आज प्रारंभ होती है, तो 1 बाय 1 करके हम पहले यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम इसकी भूमिका बनाते हैं कि हमें क्यों इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो हम बात करें कि विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो इन प्राकृतिक शक्तियों का क्या प्रभाव रहता है मनुष्य के जीवन पर या मानव पर, इनका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से रहता है, उसी को हम स्पष्ट करेंगे। कि सबसे पहले हम देश संबंध या स्पेस रिलेशनशिप को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मानव पर उसके देश संबंध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम चार चीजें देखेंगे कि सबसे पहले वो मानव जो है वो कहाँ या किस स्थान पर निवास कर रहा है। सबसे पहले हम जैसे कि भूमितीय स्थिति की बात करेंगे। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के आधार पर हम देखेंगे कि भूमितीय स्थिति का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में रह रहा है तो वो कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के मध्य निवास कर रहा है। हमने देखा कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में आपको कमी देखने को मिलती है। निम्न अक्षांशों की ओर जाते हैं तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र मिलता है। जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं वहां पर आपको देखेंगे तो वहां पर आपको जो क्लाइमेट है वो आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो मानव पर इसका भी प्रभाव पड़ता है कि मानव कौन से क्षेत्र में या किस स्थान पर या किस ज्यामितीय स्थिति की अंतर्गत वो निवास कर रहा है। तो अगर ज्यामितीय स्थिति कह सकते हैं कि अगर उसकी ज्यामितीय स्थिति जो है वो अगर उच्च अक्षांशों की ओर होगी तो वहां पर ठंड का मौसम होगा। और वहां पर वहां पर जो आर्थिक क्रियाएं जो होगी वो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की होगी। आर्थिक क्रियाओं के आधार या इसके अलावा हम बात करें कि उसकी वेशभूषा जो रहेगी वो भी आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। खान पान, रहन सहन, ये सब चीजें जो है वो आप अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो ज्यामितीय स्थिति होती है उस ज्यामितीय स्थिति का या भूमितीय स्थिति का जो प्रभाव है वो मानव के क्रियाकलाप पर रहता है। हमारा बेसिकली जो टॉपिक है आज का वो यही है कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के क्रियाओं पर, क्या मानव पर ज्यामितीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अक्षांश बेल्ट जो होता है वो काफी हद तक ये तय करता है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं क्या होगी, उसका रहन सहन क्या होगा, उसके खान पान क्या होगा। ये सब जो चीजें तय करने का जो कार्य है वो इसके माध्यम से किया जाएगा। यानी भूमितीय स्थिति है वो प्रभावित करती है मानव को। भूमितीय स्थिति किसकी है? ये आपके पृथ्वी से रिलेटेड है या फिर आपके प्राकृतिक तत्व है और ये प्रभावित करती है मनुष्य को। कहीं पर आपको रेगिस्तान मिलेगा। जब भी हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमने कहा था, बार बार पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान मिलते हैं। तो ज्यामितीय स्थिति होने के कारण वहां पर रेगिस्तान मिलते हैं। अब रेगिस्तान हो गए वहां पर मानव की जो आपसी संबंध है या मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं आपको वहां पर अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम उसकी
प्राकृतिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक स्थिति का अर्थ है कि वह जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी स्थिति रखता है, वहां पर आसपास का जो क्षेत्र है वो उस प्राकृतिक रूप से किस क्षेत्रों से घिरा हुआ है, या फिर वहां पर पहुंचने के लिए कितना सुगमता है या कितना मुश्किल वहां पर आने जाने की स्थिति के अंतर्गत हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बताती है कि किन देशों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, रेगिस्तान से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये काफी हद तक प्रभावित करता है। जो प्राकृतिक स्थिति कोई क्षेत्र है वो जंगल के अंतर्गत है या आसपास में वनस्पति से भरे हुए क्षेत्र के आसपास से घिरा हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिल सकते हैं जो आपको रेगिस्तान से घिरे हुए मिले, और कुछ ऐसे क्षेत्र मिले जहां पर बहुत ज्यादा दलदल हो। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार से प्रादेशिक स्थिति की अगर बात करें तो हम जैसे देश संबंधों की बात करते हैं तो प्रादेशिक स्थिति है वो कहती है कि आसपास के जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के हैं, क्या क्षेत्रफल है उसका, किस प्रकार से कौन कौन से देशों से वह घिरा हुआ क्षेत्र है, किस प्रकार से वहां पर जो दोनों देशों के बीच में संबंध किस प्रकार के पाए जाते हैं। ये भी काफी हद तक वहां की प्रादेशिक स्थिति को प्रभावित करता है। प्रादेशिक स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहाड़ों से घिरी हुई स्थिति है, या फिर कह सकते हैं कि आपके किसी दूसरा क्षेत्र जो रहे आपके पानी से घिरा हुआ है या फिर जंगल से घिरा हुआ है, आसपास के जो क्षेत्र है कौन सा देश है उसकी क्या स्थिति है। तो ये काफी चीजें हैं जो प्रभावित करती है। इसी प्रकार से उसकी आकृति की बात करते हैं कि आकार जो है वह सभी देशों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर चिली का उदाहरण देखें, जो चिली है वो आपके दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत एक मिर्च के समान उत्तर से दक्षिण की ओर काफी लंबाई तक फैला हुआ क्षेत्र है। वहीं आप कह सकते हैं कि अगर स्थिति को देखें तो ये पतली आकृति के अंतर्गत कहा जाएगा। एकदम छोटा सा सुगठित आकृति के अंतर्गत देखें तो टर्की जो है या तुर्की जो है आपको अच्छी स्थिति में देखने को मिलेगा। खंडित श्रेणी में देखा जाए तो जापान है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। इसी प्रकार से कई ऐसे जो क्षेत्र है जिसके अंदर छेद भी बने हुए हैं, जैसे कि हम अलग स्वाजीलैंड लेसोथो ऐसे क्षेत्र देखेंगे जो महाद्वीपों के अंदर इस प्रकार से फैले हुए। तो इनकी जो इस प्रकार की जो स्थिति है वो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वहां के मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करती है। तो इसका जो प्रभाव है लास्ट जो है वो है आपका क्षेत्रफल का भी प्रभाव मनुष्य की या प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंधों पर पड़ता है। तो इनका जो प्रभाव है वो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं भू आकृतियों की बात करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जो भू आकृतियां हैं, तीन प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रथम श्रेणी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं महाद्वीप और महासागरों की तली। जो प्राथमिक या प्रथम स्तर के स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, इसका प्रभाव या कह सकते हैं कि मानव से सीधे ये संबंधित है महाद्वीप या महासागर। प्रभाव न देखना है यहाँ पर, तो हम तो केवल सीधा इसे इतने देखेंगे कि ये कहीं न कहीं तौर पर या किसी न किसी रूप में मनुष्य को काफी प्रभावित करते हैं कि वह किस प्रकार से, चाहे स्ट्रक्चर महाद्वीप का हो चाहे महासागरीय तली का हो। जितनी भी जो भू आकृतियां हैं वह मनुष्य से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, मनुष्य उसका उपयोग करता है, मनुष्य उसके साथ जीवन व्यतीत करता है और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उसी के ऊपर रहता हुआ, बिना महाद्वीप के या बिना महासागरीय तली के मनुष्य का जो विकास है, मनुष्य का अस्तित्व भी वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का नहीं है। अगर महाद्वीप नहीं होगा तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहाँ रहेगा। महासागरीय तली जो न केवल कह सकते हैं कि एक अथाह जल भंडार को संजोए हुए हैं बना, और बल्कि एक पूरे विश्व को कह सकते हैं कि खाद्यान्न के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में वहां पर मछलियों की उपलब्धता बनाती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो भी वहां पर खनिज तेल वगैरह इस महासागरों की तली से निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो द्वितीय श्रेणी के स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार और मैदान को शामिल करते हैं। इन तीनों के आधार पर या तीनों ही स्थितियों में देखें कि तीनों का ही जो प्रभाव है वो मनुष्य पर अलग अलग प्रकार का रहेगा।
तीनों पर आधार पर देखें, हम स्वभाव की बात करें कि मानवीय स्वभाव किस प्रकार का रहे। पर्वतों पर रहने वाले लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं। त्वचा के रंग की बात करें तो पहाड़ी लोग जो रहते हैं उनकी त्वचा का रंग सफेद रहता है। जो पठारी या मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो उनकी त्वचा के रंग में कालापन, हल्का सा पक्का या ब्राउनिश जो कलर है पाया जाता है, इतने भी सफेद नहीं होते हैं। तो ये कलर जो है त्वचा का, ये भी कहीं न कहीं पर ऊंचाई या फिर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। फिर हम कृषि की बात करें तो पर्वतों पर की जाने वाली कृषि हो और दूसरी तरफ मैदानों पर की जाने वाली कृषि हो, दोनों में आप फर्क देखने को मिलेगा। फर्क इन द सेंस कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उस कृषि के अंतर्गत सीढ़ीदार कृषि का उपयोग किया जाता है, और मैदानी कृषि के अंतर्गत कृषि जो की जाती थी वहां पर खेतों के माध्यम से कृषि का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से कृषि की फसलें कौन कौन सी है ये भी कह सकते हैं कि उसका जो क्षेत्र है वो तय करता है कि मैदानी जो क्षेत्र होगा वहां पर कह सकते हैं आप गेहूं उपजा सकते हैं, और जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पर कह सकते हैं आप मक्का, या फिर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फल वर्गीय जो पौधे हैं उनका वहां पर ज्यादा उपयोग किया जाएगा। पठारी क्षेत्र है तो वहां पर आपको काली मिट्टी या कपासी मिट्टी जिसे कहा जाता है, इस प्रकार के उपजों को वहां पर उगाने की कोशिश की जाएगी। तो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफी हद तक प्रभावित करता है कि वहां पर किस प्रकार के कृषि का कार्य किया जाएगा। ये कृषि में जो विविधता है वो भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि पर्वत पठार जो मैदान है, इन तीनों ही जो स्थितियां हैं या तीनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं जो द्वितीय श्रेणी के हैं, उसके अंतर्गत व्यवसाय की बात करेंगे। व्यवसाय क्या होगा, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या व्यवसाय करेंगे, खेती तो वहां पर अच्छी तरीके से नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, या फिर तो पशुपालन करेंगे या लकड़ी काटने का काम करेंगे या फिर जो फल जो लगाने या बगीचे जो लगाए जाते हैं उसका कार्य करेंगे। पठारी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कह सकते हैं कि आपको वहां पर के जो व्यवसाय है वो कटा फटा धरातल होने के कारण कह सकते हैं कि वहां पर जलवायु के आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के व्यवसाय देखने को मिलेंगे। मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो मैदानी क्षेत्रों के जो व्यवसाय है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी होगी, खेती बाड़ी भी वहां पर आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पर खेती की जा सकती है, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि पशुपालन का जो कार्य है उसमें पशु कौन से पाले जाएंगे, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर जो पशु पाले जाएंगे वो आपके भेड़ बकरियों की संख्या वहां पर अधिक होगी। और जो मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चौपाई पशुओं की संख्या है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। वीडियो का आया है रिक्वेस्ट, लेकिन वीडियो से क्या होता है कि क्वालिटी थोड़ी सी क्या है कि साफ पहुंच नहीं पाती। बाकी तो क्या मैं वही हूँ, भले ही आप कहो तो मैं तो स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। बाकी थोड़ी सी क्वालिटी का थोड़ा इश्यू हो सकता है, ये मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं नींद नहीं ले रहा, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट खान पान की बात करें तो खान पान जो है वो खान पान किस प्रकार का रहेगा, तो ये भी डिपेंड करता है आपके अलग अलग क्षेत्रों पर। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का खान पान आपको अलग प्रकार का मिलेगा। खान पान जो रहता है काफी हद तक हमारे द्वारा उपजाई जाने वाली जो फसलें हैं उस पर निर्भर करता है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ के खान पान में आपको ड्राई फ्रूट्स और जो वन आधारित जो सामग्री है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों का जो खान पान है वो आपको कह सकते हैं अलग अलग प्रकार का देखने को मिले। पठारी जो क्षेत्र है तो वहां पर कटा फटा धरातल होने के कारण वहां पर मछली उत्पादन के जो कार्य है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मछली उत्पादन क्षेत्र होने के कारण वहां के खान पान में आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि मांस पदार्थों जैसे पदार्थों का उपयोग या मछली का जो सेवन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी चावल की कृषि भी आसानी से की जा सकती है, तो वहां पर आपको चावल के सेवन करने वाले ज्यादा मिलेंगे। मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि हम मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करते हैं, तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हम बाजरी
या जो गेहूं है उसका प्रयोग या मक्के का प्रयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। मोटे अनाजों का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम डेल्टाई क्षेत्र का, तो डेल्टाई जो क्षेत्र है वहां पर चावल की फसल अच्छी तरीके से होती है। तो उन क्षेत्रों में आपको कह सकते हैं कि खान पान आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। तो खान पान हमने तय नहीं किया है। यहाँ पर ये जितने भी जो है, चाहे हम स्वभाव की बात करें, चाहे चाहे हम त्वचा के रंग की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम व्यवसाय की बात करें, ये सब जो बातें हैं ये हमने तय नहीं की। ये सब तय करने वाले ये स्ट्रक्चर्स है। इन स्ट्रक्चर्स ने तय किया है कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का होगा। जैसे कि हम कुमारी सैंपल की बात करते हैं, यहाँ पर मैं निश्चयवाद की बात कर रहा हूँ। निश्चयवादी जो परंपरा है वो कहती है कि एक जो ये पदार्थ है या जो तथ्य है, जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स का जो प्रभाव है मनुष्य पर पड़ता है। इससे मनुष्य का स्वभाव बदलता है, त्वचा का रंग बदलता है। वो कृषि कृषि को हम व्यवसाय के अंतर्गत भी रह सकते हैं कि वहाँ के लोग पशुपालन करेंगे या कृषि कार्य करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रक्चर या किस प्रकार के एरिया में निवास करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें खान पान की या वेशभूषा की, तो ये भी काफी हद तक कह सकते हैं कि आपके इसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। वेशभूषा की बात करें कि पहाड़ी जो क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ढीले ढाले वस्त्रों को पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो आपको कह सकते हैं कि थोड़े से टाइट तंग जो कपड़े होते हैं वो पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब उनका कलर क्या होगा, तो अगर कलर की बात करें तो साउथ इंडिया के अंतर्गत जाएंगे तो वहां पर आपको आर्द्रता और अधिक गर्मी दोनों ही स्थितियां होने के कारण वहां पर आपको सफेद जो रंग है वहां आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से वहां पर आर्द्रता भी अधिक रहती है। मैं तो कहता हूँ कि वहां पर जो रंग है, चाहे मकानों के हो, वो भी आपको थोड़े से थिकनेस या फिर कह सकते हैं कि जो भारी कलर्स होते हैं, गहरे जो कलर्स होते हैं, उनके कपड़े आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि हरा है, एकदम पिंक है, तो वहां पर मकानों के कलर देख लीजिए, चाहे वहां पर लोगों को देख लीजिए, दोनों का रंग जो है वहां पर पक्का ही देखने को मिलेगा। तो ये हम कह देते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक चीज को हम बार बार देखेंगे कि हम यहाँ पर इस विषय को क्यों पढ़े, क्या आवश्यकता रही कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है। तो यहाँ पर पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ऐसी जनजातियों को पढ़ेंगे कि इन जनजातियों को हम ओरिजिन से लगाकर हम उनके बारे में हर चीज को देखेंगे। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सामाजिक रीति रिवाज है। तो कहीं ना कहीं हम इसको अध्ययन जो करते हैं उसके पीछे हमारा जो ध्येय रहता है वो ये रहता है कि हम इन जनजातियों को नजदीक से जाने और इन जनजातियों को पहचाने कि इन जनजातियों ने किस प्रकार से अपने वातावरण में रहते हुए अपने अंदर परिवर्तन को भी संजो के रखा है। यानी मनुष्य अभी संभववादी, तो संभववादी अवस्था होने के कारण अगर बात करें कि कृषि, तो कृषि का जो कार्य है वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी कृषि कर सकता है। आजकल कह सकते हैं कि पाली के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सैफ्रॉन या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके केसर की खेती की जाने लगी है। यहाँ पर सेब के बगीचे भी लगाए गए हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, तो ये संभववाद के कारण संभव हुआ। मनुष्य ने बदलाव लाया है, मनुष्य में बौद्धिक क्षमता है, वो चेंजेस ला रहा है, उसने अपना व्यवसाय बदला है। पहाड़ी क्षेत्रों में वह ऐसे व्यवसाय कर रहा है जो वहां पर सफल नहीं थे। आज मनुष्य ने पर्वतों को चीर कर उसमें से रास्ते निकाल दिए। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवर्तन, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स का काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नवनिश्चयवादी क्या कहता है कि हम प्रकृति के प्रभाव को कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम प्रकृति के प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं माने। प्रभाव रहता है और वो इस प्रकार से इसके अंतर्गत रहता है। इसी प्रकार से मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत हम तृतीय श्रेणी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को रखते हैं, जिसमें आपके वायु, जल, हिमानी, विविध तरंग द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं बनती हैं, उन स्थलाकृतियों का उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं तो कहीं पर आपको रिपल्स मार्क मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको सैंड ड्यून्स मिलेंगे। तो इनका प्रभाव मानव पर रहता है। इसी प्रकार से हम जल की बात करते हैं तो जल ने वाटरफॉल्स बनाए हैं, विभिन्न प्रकार के आपके वाटर सिंक होल्स बनाए हैं। हिमानी स्थलाकृतियों के माध्यम से भी कभी यू आकार की जो घाटी है वो बनी है, जल के द्वारा आपका वी आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। ये कहीं ना कहीं पर कह सकते हैं कि ये जो आपकी भू आकृतियां हैं वो भू आकृतियां प्रभावित करती है मनुष्य के मनुष्य और वातावरण के बीच में जो संबंध है उस कड़ी को जोड़ने का काम
ये भू आकृतियां करती है। तो ये क्लियर मेरे हिसाब से देश संबंध जो होते हैं वो भी प्रभावित करता है। और दूसरा जो है आपका ये विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां हैं वो भी प्रभावित करती है हमारे मानव और पर्यावरण के संबंधों को। नेक्स्ट तो सीधा प्रभाव जो हमारा नजर आता है वो है ऋतु और जलवायु का। फर्क पता है, ऋतु बदलती रहती है और जलवायु लंबे समय तक स्थिर रहती है। किसी स्थान की लंबे समय तक लगभग 30 से 35 वर्ष तक एक ही प्रकार की जो विशेषताएं या फिर जो मौसम संबंधी जो विशेषताएं पाई जाती है, उस मौसम संबंधी विशेषताओं को हम सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो हम एक बड़ी लंबी अवधि की बात करें तो वो हम जलवायु की बात करते हैं। अब जलवायु का जो प्रभाव है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही कारण है कि मारवाड़ के लोग काफी होशियार और वर्क कैपेबिलिटी देखें। ये माइक बंद रखे रिंकू कुमारी, मैं कर देता हूँ, इको हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा। माइक बंद कर दीजिए, किसी का स्टार्ट होता है। रिंकू कुमारी आपका माइक शुरू है। चलिए हम बढ़ते हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी यानी आपके वहां पर तेज गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी ज्यादा रहती है, वो ऐसा क्षेत्र होता है वहां पर आलस आता है। जैसे हम सर्दियों के समय या बारिश का जो समय होता है उस समय हमें काफी नींद आती है, तो उसके पीछे कारण जलवायु का भी। गर्मियों का समय देख लीजिए, गर्मियों के समय हम दिन में हमेशा सोते हैं, यही अगर सर्दियों में सोने के लिए कहा जाए तो हमें नींद नहीं आती। तो ये कुछ कारण है कि जलवायु जो होती है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। बारिश वाला मौसम और तेज गर्मी वाला मौसम हो सकता है हमारे लिए शरीर के लिए नुकसानदायक हो, और एक ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कह सकते हैं समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहां के लोग ज्यादा स्वस्थ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जलवायु का प्रभाव। फिर मानवीय भौतिक क्षमता की जो अभी मैंने बात की कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो किस प्रकार की रहेगी, वर्किंग कैपेबिलिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो काफी हद तक जलवायु पर निर्भर करती है। जलवायु के आधार पर ही उसकी जो कैपेबिलिटी है ज्यादा। उदाहरण मैंने जैसे बेंगलोर का एक दिया उदाहरण, बेंगलोर और मुंबई दोनों ही क्षेत्र हैं, आप देखेंगे कि आपके दक्षिण बेंगलोर आपका दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, वहां पर आपके विषुवत रेखा है काफी नजदीक, लगभग 900 किलोमीटर के आसपास रहती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण दूसरा एक क्षेत्र है आपका मुंबई, वो भी आपके कह सकते हैं कि समुद्र के पास पास का क्षेत्र है। तो यहाँ की जो जलवायु रहती है वो सम रहती है। सम का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपके लोग जो हैं वर्ष भर जो हैं वहां पर पंखे चलते हैं, और जहां तक मैंने सुना है कि वहां पर रजाइयों की आवश्यकता नहीं रहती है, जैकेट्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता वो नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पर सर्दी पड़ती ही नहीं है। और रही बात गर्मी की, तो गर्मी तो चलो रहती है लेकिन पंखे हमेशा ही चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सम जलवायु होने के कारण, वहां पर आर्द्रता भरी जलवायु होने के कारण समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में और जो उष्णकटिबंधीय जो समुद्री किनारों से घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आर्द्रता का मौसम रहता है। तो वहां के जो स्थानीय लोग जो होते हैं जो वहां पर रात दिन रहते हैं, तो वे लोग काफी आलसी हो जाते हैं उस प्रकार की जलवायु। हम जलवायु का प्रभाव देख रहे हैं कि क्या जलवायु का जो प्रभाव है मनुष्य के स्वास्थ्य पर रहता है, तो हाँ रहता है। तो इसी कारण वो आलसी रहता है, और हम जो है मैदानी क्षेत्रों के लोग, तो हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो हम अपनी दुकान वही खोलना प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पर मारवाड़ के ज्यादातर लोग मुंबई गए, बैंगलोर गए, और वहां पर उन्होंने वहां के मार्केट पर अपना आधिपत्य कर लिया है। तो उसके पीछे एक कारण है कि हम हमारी दुकान या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसको हम जल्दी खोलते हैं, काफी लेट तक बंद करते हैं, हम लंबे समय तक दुकान में खड़े रह सकते हैं, हम ज्यादा काम कर सकते हैं। इस कारण वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो केवल और केवल किराए के आधार पर चलते हैं। मुंबई के जो मराठा है या फिर आपके जो कन्नड़ लोग हैं, वो मकानों के किराए के माध्यम से ही उनका काम चलता है, बाकी उन्होंने वहां पर दुकानें नहीं खोली। तो ये कुछ कारण है जलवायु संबंधी, वो कर ही नहीं पाते।
उनमें वो काफी आलस है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो काफी हद तक प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम करते हैं उसके वस्त्र की बात कर सकते हैं। कहीं पर आपको ढीले ढीला ढाले वस्त्र मिलेंगे, कहीं के लोग आपको साड़ी पहनते हुए मिलेंगे, कहीं पर आपको लबादे देखने को मिलेंगे, कहीं सिर ढका मिलेगा और कहीं सिर आपको खुला मिलेगा। हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में पगड़ी की जो सभ्यता है वो किस प्रकार से चली, तो उसके पीछे एक कारण है या तर्क भी है। और पगड़ी भी काफी, अब तो धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता गया है, लेकिन पगड़ी जो कह सकते हैं कि जो देवासी जो लोग होते हैं वो पहनते हैं काफी फैली हुई। और सीरवी जो लोग होते हैं, जो चौधरी होते हैं, वो काफी एक लंबी जो पगड़ी बांधते हैं। तो वो कह सकते हैं कि उनके सिर की एक सुरक्षा कवच के रूप में उसको सुरक्षा, तेज गर्मी से उसको सुरक्षा प्रदान करती थी। इसी कारण उस